रासायनिक अपक्रिया है। जैसा कि नाम ही है रासायनिक अपक्रिया समीकरण, तो हम रासायनिक अपक्रिया से शुरू कर रहे हैं। रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, तो हम थोड़ा सा आप लोगों को समझा दें कि रासायनिक अपक्रिया एक ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, या कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अपक्रिया करके एक या एक से अधिक उत्पाद उत्पन्न करते हैं। और हम जब इसको परिभाषित करेंगे तो परिभाषित करने के लिए हम चाहे तो अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, चाहे तो जिस तरीके से हमारे इस नोट्स में लिखा है इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ये भी बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, बहुत आसान सी चीज़ है, इसको ज़्यादा रटना नहीं है, समझने की ज़रूरत है। और इसको समझने के लिए बहुत ही आसान सा उदाहरण भी हमने यहाँ पे दिया है, लिखा हुआ है कि जैसे आप जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, कभी भी आप जब प्रैक्टिकल कीजिएगा इस चीज़ को, तो आप देखिएगा कि जब मैग्नीशियम रिबन को आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो श्वेत चूर्ण नामक पदार्थ है, श्वेत चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। श्वेत चूर्ण यानी हम अगर साधारणतः भाषा में कहें तो सफ़ेद पाउडर के रूप में वह परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जिसका रिएक्शन भी हमने यहाँ पे लिख दिया है 2Mg + O2 = 2MgO। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 2Mg यानी Mg मैग्नीशियम का प्रतीक है, प्लस O2 यानी ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड नामक पदार्थ प्राप्त होता है, जो श्वेत चूर्ण के रूप में होता है, यानी सफेद पाउडर की तरह ये होता है। अब आप लोगों को ये भी जानना है कि अपक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, और अपक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमने नोट करके उसके बारे में भी लिख दिया है कि जब भी अपक्रिया होती है तो अपक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको अभिकारक कहते हैं। यहाँ पे हमने उसको हाईलाइट कर दिया है, आप लोग देख रहे होंगे कि पीले हाइलाइटर से हाईलाइट किया हुआ है अभिकारक। जब भी अपक्रिया में कोई पदार्थ भाग लेता है तो उस भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने इस चीज को मेंशन कर दिया है। यहाँ पे हमने उदाहरण में लिखा है कि ऊपर दिए गए समीकरण में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन अभिकारक हैं जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद है। और उस समीकरण को हमने नीचे भी लिखा हुआ है ताकि आप लोग जो है और आसानी से समझ सकें, बेहतर तरीके से समझ सकें। यहाँ पे हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को दर्शाया है कि यह अभिकारक हैं, और तीर के दाएं साइड में जहाँ पर लिखा है 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड यह उत्पाद है, तो इसको उत्पाद कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक तथा उनसे बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अब हम चलते हैं आगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है, उसको हमने नंबर वाइज करके लिख दिया है। वैसे तो आप देखेंगे अलग अलग किताबों में कई प्रकार में इसको बांट दिया है, पर हमारी जो एनसीईआरटी की किताब है यानी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें रासायनिक अभिक्रिया को 5 भागों में विभक्त किया गया है, 5 भागों में बांटा गया है। और हमको एनसीईआरटी के ही बेस से पढ़ना है क्योंकि हमारा एनसीईआरटी ही चल रहा है इस समय। तो एनसीईआरटी में रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार का दिखाया है,
जिसमें पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया और पांचवा है अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया। और कोष्ठक में हमने रेडॉक्स अभिक्रिया भी लिख दिया है, इसलिए हमने ऐसा कर लिख दिया है क्योंकि जब उपचयन और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब हम रासायनिक अभिक्रिया के पहले प्रकार यानी संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है संयोजन यानी इसमें दो पदार्थ मिल रहे हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि दो से अधिक पदार्थ मिल रहे हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का मतलब एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। और हमने परिभाषित भी किया है उस चीज को, आप देख सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे कोयले का दहन, आप सभी लोगों ने इस चीज के बारे में बहुत पहले पढ़ा होगा, कक्षा 6 से ही आप लोग पढ़ते चले आए हैं कि जब कार्बन और ऑक्सीजन एक साथ मिलते हैं यानी कार्बन का जब दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ पे समीकरण द्वारा मेंशन भी किया गया है कि C+O2 यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जब अभिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दूसरा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है नीचे, जल का निर्माण, आप लोग देख रहे होंगे स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ है जल का निर्माण। और ये चीज आप बहुत पहले से ही, जैसा कि हमने कहा कि जैसे कार्बन के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में आपने बहुत पहले से पढ़ा है, वैसे जल के बारे में बहुत पहले से पढ़ा होगा कि जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया कराई जाती है तो जल बनता है यानी H2O बनता है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 2H2 + O2 = 2H2O। कई बच्चे ये सोचते हैं कि ये हाइड्रोजन के पहले दो क्यों लिखा हुआ है या जल के पहले दो क्यों लिखा हुआ है। तो ये जब आप संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको विस्तारित रूप से बताया जाएगा कि कभी भी जब रासायनिक समीकरण लिखा जाता है तो संतुलित अवस्था में लिखा जाता है, संतुलित रूप में लिखा जाता है। और संतुलित में क्या किया जाता है कि तीर के बाएं साइड यानी जो अभिकारक हैं और तीर के दाएं साइड जो उत्पाद हैं, दोनों तरफ जो तत्व होते हैं उनके परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जितने हाइड्रोजन अभिकारक में हैं उतने ही हाइड्रोजन उत्पाद में होने चाहिए, और जितने ऑक्सीजन अभिकारक में हैं उतने ही ऑक्सीजन उत्पाद में भी होने चाहिए। ये सारी चीजें हम संतुलित समीकरण में बताएंगे। जब रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाएगा तो वहां पे हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक चीज और मेंशन किया हुआ है, हमने इसको, हम चाहते तो अलग से पढ़ा सकते थे लेकिन हमने इसको इसी में ऐड कर दिया है क्योंकि एनसीईआरटी बुक में इसी तरीके से दिया हुआ है कि संयोजन अभिक्रिया में ही ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का जिक्र किया गया है। तो इसीलिए हमने उसको मेंशन कर दिया है कि संयोजन अभिक्रिया भी जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया और दूसरा होता है ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल रूप में है, बहुत सरल रूप में इसमें हमने परिभाषित किया है। बहुत ही आसान टॉपिक है और साथ ही साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। बोर्ड एग्जाम में अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है। तो आप बहुत आसान तरीके से इसको समझ सकते हैं। पहला है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि ऊष्मा का उत्पादन होता है, यानी एक कह सकते हैं कि ऊष्मा उत्पन्न होती है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं या ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दोनों एक ही चीज है, चाहे तो आप ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहें और चाहे तो आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहें। तो बहुत ही आसान भाषा में हमने आपको बता दिया। आपको ये भूलना नहीं चाहिए कभी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या क्या है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा
उत्पन्न होती है। और ऊष्माशोषी रासायनिक क्रिया, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, शोषी यानी शोषित हो रहा है। तो ऊष्माशोषी में ऊष्मा अवशोषित होती है और ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। यानी ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऊष्माशोषी में ऊष्मा अवशोषित होती है। अब हम परिभाषित करके जो लिखा है उसको एक बार पढ़ दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। हेडिंग के में लिखा हुआ है, हाइलाइटर भी हमने किया हुआ है, हाइलाइटर का प्रयोग हमने किया है इसमें। कहने का मतलब ये है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया जो हेडिंग हमने किया है उसके आगे हमने लिखा है कि जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। इसी को हमने आसान भाषा में बता दिया था कि जिस अपक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसी को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब भी कोई रासायनिक अपक्रिया होगी तो उसमें उत्पाद तो उत्पन्न होगा ही और उत्पाद के साथ साथ जो है ऊष्मा भी उत्पन्न होगी। ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में है। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं या ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया के बारे में आप क्या जानते हैं या ऊष्माक्षेपी अपक्रिया से क्या तात्पर्य है, जैसा कि क्वेश्चन तरह तरह से पूछता है, घुमा के पूछता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी एग्जाम में इस तरीके का सवाल आया कि ऊष्माक्षेपी से संबंधित हो कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक क्रिया क्या है, तो आपको यही लिख देना है, 2 लाइन का है, जिस अपक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। और उसके बाद आप एग्जाम्पल को भी दर्शा देंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि CH4 प्लस 2O2 इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊर्जा। तो CH4 ये मेथेन का सूत्र है और 2O2 यानी ऑक्सीजन। जब मेथेन और ऑक्सीजन के बीच अपक्रिया कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जैसा कि आप देख रहे हैं तीर के आगे लिखा हुआ है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस जल बनता है 2H2O और साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। यहाँ पे जो ऊर्जा लिखा है ये ऊर्जा उसी ऊष्मा की जगह पे लिखा गया, यानी ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। चाहे तो हम ऊष्मीय ऊर्जा भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऊर्जा भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के बाद आते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया पर। हमने पहले ही बताया कि ऊष्माशोषी अपक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है और उसी चीज को हमने परिभाषित भी कर दिया है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। और उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पे नाइट्रोजन यानी N2 प्लस O2 यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया कराया है और अभिक्रिया के बाद जो हुआ है वो नाइट्रिक ऑक्साइड नामक उत्पाद उत्पन्न हुआ है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2NO के आगे जो है प्लस करके कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यानी प्लस मतलब जैसे होता है ना कि अगर यहाँ पे भी उत्पन्न हो कुछ होता है तो लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न नहीं हुआ है, वो ऊष्मा अवशोषित हो चुकी है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 2NO लिखा है, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड लिखा हुआ है। तो जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ अभिक्रिया करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और नाइट्रिक ऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वो ऊपर आपको दिख रहा होगा 2NO, जिसको हमने लिखा हुआ है। ये रासायनिक समीकरण जब भी लिखा जाता है तो संतुलित अवस्था में लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर हमने N2 प्लस O2 इक्वल टू 2NO लिखा है। वैसे अगर कहीं पे आपको अलग किताब में NO भी लिखा जाए तो उसका मतलब भी नाइट्रिक ऑक्साइड ही होता है, क्योंकि यहाँ पे संतुलित किया गया है समीकरण को, इसलिए NO के आगे 2 लिखा गया है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। कक्षा 10 में पहुँच गए हैं आप लोग। अब रासायनिक अभिक्रिया में आपने संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिया और संयोजन अभिक्रिया में जो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, इसके बारे में आपने पढ़ लिया है। अब संयोजन अभिक्रिया के बाद जो रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा प्रकार है वह है वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया के बारे में हम देखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। आप लोग हमारे नोट्स पे जो भी हेडिंग्स दिया गया है उस पे नज़र रखिएगा
और ये इसीलिए हमने इसको हाईलाइट भी कर दिया है, ताकि आप लोग हम जो बता रहे हैं उसको सुन सकें, अच्छे से समझ सकें, और उसके बाद आप जो लिखा हुआ नोट पे दिखाई दे रहा है उसको भी देखें, तो आप लोगों को लगेगा कि हमारे बताए हुए और नोट में लिखे हुए शब्दों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। समझाने के लिए हम थोड़ी सी आसान भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जो हमने नोट्स लिखा है वो भी बहुत ही आसान भाषा में है। तो आप जो है इस नोट्स को समझने के साथ साथ अपनी कॉपी में भी लिख लीजिएगा, और बहुत बेहतरीन तरीके से हमने ये नोट बनाया हुआ है। हमें नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आसान और कुछ हो सकता है, इससे ज़्यादा आसान भाषा में लिखा भी नहीं जा सकता है। तो वियोजन अभिक्रिया के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। वियोजन अभिक्रिया में जैसा कि हमने बताया कि वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, और अपघटन का मतलब होता है टूटना, और वियोजन का मतलब भी होता है विखंडित होना। तो विखंडित होना और टूटना दोनों एक ही है। तो अब इसी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वियोजन अभिक्रिया में जो अभिकारक होता होगा वह टूटता होगा, और टूटने के बाद वह उत्पादों में उत्पन्न होता होगा। इसी से जो है आप परिभाषा को बहुत ही आसान भाषा में खुद से बना सकते हैं, लिख सकते हैं। और जैसा कि हमने भी लिखा हुआ है, तो चाहे तो आप इसको सेम टू सेम अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। हमने लिखा हुआ है कि वियोजन अभिक्रिया के आगे आप लोग देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक यानी एक अभिकारक होता है, टूटकर छोटे छोटे उत्पादन उत्पन्न करता है। ठीक, इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पादन उत्पन्न करता है, यानी एक अभिकर्मक होता है, या कह सकते हैं कि अभिकारक होता है, जो टूटता है, अभिक्रिया के बाद टूटता है और छोटे छोटे उत्पादों में उत्पन्न हो जाता है। और वियोजन की जो अभिक्रिया होती है यह 3 प्रकार की होती है, या कह सकते हैं कि 3 तरह से होती है। जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि पहला हमने हेडिंग इसमें लिखा है उष्मीय वियोजन, उसके बाद दूसरा हमने लिखा हुआ है प्रकाशीय वियोजन जो हाईलाइटेड किया गया है, और तीसरा लिखा गया है विद्युत वियोजन। यानी वियोजन की अभिक्रिया जो होती है वह उष्मा के द्वारा भी होती है, प्रकाश के द्वारा भी होती है, और विद्युत के द्वारा भी होती है। तो उष्मा भी ऊर्जा होता है, इसीलिए उष्मीय ऊर्जा भी कह सकते हैं कि उष्मीय ऊर्जा के द्वारा भी वियोजन होता है। प्रकाश भी ऊर्जा है, तो प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा भी प्रकाशीय वियोजन के द्वारा भी वियोजन की क्रिया होती है, और विद्युत ऊर्जा के द्वारा भी वियोजन की क्रिया होती है। तो ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम जो है इसको आप लोगों को मतलब पढ़ के बता रहे हैं, बता देना चाहते हैं कि वियोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया तो हो गया था, उष्मीय वियोजन के बारे में बताना है। उष्मीय वियोजन के बारे में जब भी हम पढ़ेंगे, जैसे ही हमको ये शब्द सुनाई देगा उष्मीय वियोजन, वैसे ही हमारे दिमाग में ये तुरंत बैठ जाएगा कि यहाँ पे वियोजन की क्रिया उष्मा के द्वारा हो रही है। तो उष्मीय वियोजन यानी जब वियोजन की अभिक्रिया उष्मा के द्वारा होती है तो उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। बहुत ही आसान भाषा है, आसान भाषा में आप लिख सकते हैं कि जब भी वियोजन की अभिक्रिया उष्मा के द्वारा होती है तो उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। और उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पे समीकरण के रूप में दर्शाया है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो पदार्थ होता है, जिसे हम चूना पत्थर भी कहते हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि कई बार ऐसा होता है कि बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है कि चूना पत्थर का सूत्र क्या है। तो अगर आप लोगों को पता रहेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट और चूना पत्थर एक ही हैं, तो आप बहुत आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं और आप 1 नंबर अपना बना सकते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को ही चूना पत्थर कहा जाता है। तो जब भी कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया उष्मा के द्वारा होती है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है।
यहाँ पे आप देख रहे होंगे कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया हो रही, वियोजन की, कैल्शियम कार्बोनेट पर उष्मा के द्वारा वियोजन की क्रिया हो रही है और क्रिया होने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO प्लस CO2 का निर्माण हो रहा है। यानी CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, और प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 के नीचे हमने कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए नहीं लिखा है कि कई बार जो है ये आ चुका है, और वैसे भी आप लोगों को बहुत पहले से ये पता होगा कि CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है। तो CO2 के नीचे हमने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखा है, इस बात को आप समझ सकते हैं। आप अपने नोट्स में चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन CaO के नीचे हमने लिख दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका एक अन्य नाम है बुझा हुआ चूना। तो आप इसको बुझा हुआ चूना के रूप में भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में हमने जैसे पहले बताया कि जैसे चूना पत्थर के बारे में पूछ लेता है कि चूना पत्थर का सूत्र क्या है, वैसे बुझा हुआ चूना का सूत्र भी पूछ लेता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसको आसानी से कर सकते हो। दूसरे नंबर पे है प्रकाशीय वियोजन। आपको कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। बस आपके दिमाग में बैठ जाए कि वियोजन की क्रिया क्या होती है, उसके बाद आप सारे के सारे जो प्रकार हैं, उष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, विद्युत वियोजन, सबको आसान भाषा में लिख सकते हैं। तो उष्मीय वियोजन में हमने पढ़ा कि जब वियोजन की क्रिया उष्मा के द्वारा होती है तो उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। सेम उसी तरीके से जब वियोजन की क्रिया प्रकाश के द्वारा होती है तो उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। और यहाँ पर हमने दर्शाया भी है कि जैसे प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर तथा क्लोरीन में विभाजित हो जाता है। यानी जो A2AgCl यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे, सिल्वर क्लोराइड पर जब सूर्य का प्रकाश डाला जाता है तो वह वियोजित हो जाता है, यानी विखंडित हो जाता है, उसका अपघटन हो जाता है, और अपघटन होने के बाद सिल्वर और क्लोरीन नामक पदार्थ बनता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा तेजी से चलेंगे, क्योंकि सेम उसी तरह से है, बस थोड़ा सा एक दो शब्दों का हेरफेर करना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं विद्युत वियोजन है, इसमें भी यही करना है कि जब वियोजन की क्रिया विद्युत के द्वारा होती है तो उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। बस हो गया। उदाहरण के तौर पर हमने लिखा हुआ है कि पानी का विद्युत अपघटन करने पर वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में बदल जाता है। दोस्तों, हमने इसीलिए एग्जाम्पल बहुत ही आसान लिया है ताकि आपको समझने में भी आसानी हो, और आप जो है इसके पहले भी उसके बारे में पढ़े होंगे तो आपको कभी भी इस चीज़ को जो है दोबारा रिपीट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप इसको दोबारा पढ़ना चाहें, समझना चाहें तो बहुत आसानी से एक ही बार में समझ जाएंगे, और साथ ही साथ जब भी बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप इस चीज़ को बहुत साफ मतलब बहुत ही आसानी तरीके से भी लिख सकते हैं, और बहुत ही आराम से जो है अपना इस चीज़ को लिख सकते हैं। सोचने की या घबराने की ज़रूरत वहाँ पे आपको नहीं पड़ेगी, आपको अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ेगा। तो जैसे आप सभी को पता है कि जब जल पर विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है तो जल जो होता है वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही होता है। तो जब जल का निर्माण ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है तो जल टूटेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ही टूटेगा। तो यहाँ पर हमारा रासायनिक अभिक्रिया पूरा हो गया। रासायनिक अभिक्रिया के बाद रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में हमने बताया कि 5 प्रकार का होता है। उसके बाद हमने संयोजन अभिक्रिया के बारे में बताया। संयोजन अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया और ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। और साथ ही साथ हमने इस वीडियो में वियोजन अभिक्रिया को भी लिया। वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ाने के साथ साथ हमने उष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन को भी समझा दिया है। तो मुझे पूरी तरीके से विश्वास है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और अब इसके बारे में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए
आज सिर्फ यहीं तक, यानी रासायनिक अपक्रिया के प्रकार जो 5 प्रकार के हमने लिखा हुआ है, और संयोजन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया के बारे में पूरा बता दिया है। अब इसके अगले वीडियो में हम इसके आगे पढ़ाएंगे, इसके आगे जो भी हेडिंग्स हैं उनको अच्छे तरीके से समझाएंगे। और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपके यूट्यूब मोबाइल पर वो तुरंत मैसेज पहुंच जाए। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।